हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस को लेकर के। टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, और अभी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर रिवीजन भी होगा, और जो टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे उन टॉपिक को भी यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो 16th क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज का ये क्वेश्चन है, तो और इस वीडियो का तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता, विच लेवल ऑफ टीचिंग यूज द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। मतलब कि किस लेवल में हायर लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू माइंड, एबिलिटी टू एन स्पेसिफिक इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। 3 तरह के लेवल उन्होंने बताए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये सारे लेवल समझाए थे कि मेमोरी में हम लोग सिर्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की जब बात होती है तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग आएगा। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यानी कि ये था बेसिक लेवल, फिर ये होता है सेकेंडरी, और फिर ये आता है हायर लेवल। हायर लेवल में कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट सूटेड टू डील विद स्टूडेंट। ठीक है, डील विद स्टूडेंट्स who in terms of performance readiness level are category of able but unwillingness will be। यानी कि कह रहा है कि कौन सा मतलब जैसे बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा विलिंगनेस होते हैं, बहुत कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, कुछ नहीं है, तो इस तरीके के कह रहा है कि बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। तो कोई एक सिचुएशन है जहां पर स्टूडेंट कैसे हैं, एबल और अनविलिंग है, तो उनको किस तरह से सिखाना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये आता है ज्यादातर आपका जब हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये 2x2 का क्रॉस मैट्रिक्स आता है। ठीक है, जहां पर जो एम्प्लॉय है वो उसके बेसिस पे ये आपको कॉन्सेप्ट में समझाते हो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय बहुत एबल है, बहुत विलिंग है, तो उसको किस तरह से काम देना चाहिए, अनएबल है या विलिंग है तो किस तरह से उसको सिखाना चाहिए, मतलब कितना डेलीगेशन करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, एबल है या अनविलिंग है तब क्या करना चाहिए, अनएबल है या अनविलिंग है तो क्या करना चाहिए। ये 4 डिफरेंट सिचुएशन है, इसको 2x2 का मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है, जो कॉन्सेप्ट आपका आता है, बिजनेस मैनेजमेंट से आता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर बच्चा कैसा है, एबल एंड विलिंग है, अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आती है चीजें। ठीक है, उस समय में क्या करेंगे, उसको हम टास्क दे देंगे कि चैलेंजिंग टास्क देंगे ताकि उसका काम, उसके उसमें काम में मन लगा रहे। उसको थोड़ी डिफिकल्ट चीज दे देंगे, डिफिकल्ट पजल दो, तब वो उसका माइंड और चलेगा। ठीक है, और डेलीगेट मतलब काम देके छोड़ देना, वो खुद कर लेगा, अपने हिसाब से काम कर लेगा, क्योंकि वो एबल भी है और विलिंग भी है। दूसरी बात आती है कि बच्चा एबल तो है, मतलब उसको नॉलेज तो है, बट वो करना नहीं चाहता, मेहनत नहीं कर रहा है। जैसे सपोज इसकी आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब आपको नॉलेज तो आ गई, बट क्या होगा कि एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, चीजें माइंड में बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो अनविलिंगनेस, अगर बच्चे अगर अनविलिंग हो रहा है तो कैसा करना चाहिए, तब उसको पार्टिसिपेटिंग करना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग जो वर्ड है मैनेजमेंट से ही आया है, उसका मतलब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में जब जब कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा हो मैनेजमेंट या मैनेजर या उसका हेड, तो जो एम्प्लॉय है वो इन्वॉल्व हो, उनके भी व्यूज, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो उसी तरीके से पार्टिसिपेट यानी कि मिलजुल करके जो भी डिसीजन हो मिलजुल करके हो। तो यानी कि बच्चा जब सीख रहा हो तो वो मिलजुल के, यानी कि उसको अकेले नहीं देंगे कि हाँ बहुत सारा टेस्ट पेपर दे दिया और वो अकेले बैठ के सॉल्व कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना चाहिए, टीचर्स के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, सपोर्टिंग बिहेवियर वहां पे चाहिए उसको, इवॉल्विंग इन दी टास्क एंड प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट की उसको जरूरत है। यानी कि सोशल उसका मतलब कि उसकी फ्रेंड ग्रुप हो, टीचर का ग्रुप हो, या इस तरीके का उसका ग्रुप होगा, तब वो काम करने लग जाएगा। ऐसे दूसरों को देखेगा तो खुद भी करने लग जाएगा। अब अगर बच्चा अनएबल है, मतलब कि उसको चीजें नहीं आती हैं, कर ही नहीं सकता वो, ठीक है, बट विलिंग है, यानी कि मोटिवेटेड है लेकिन आता नहीं है, तब क्या करें। अब उसको नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसको सिखाना होगा, उसको सेलिंग स्टाइल और कोचिंग
तब उसको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी कि हाँ तुम सीखो तुम सीखो तुम सीखो, इस तरीके से। अब अगर अनेबल है और अनविलिंग है, मतलब ये तो हो गई वर्स्ट सिचुएशन कि ना तो बच्चा मोटिवेटेड है और ना ही उसको आता है। अब क्या करें, अब उसको पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से उसको मॉनिटर करना होगा, प्रॉपर गाइड करना होगा और क्लोज सुपरविजन करना होगा कि कहीं पे भी गलती किया तो खटाक से छड़ी मारना, या फिर मतलब कहीं पे भी गलती किया तो तुरंत उसको पॉइंट आउट करना, बताना और उसको करेक्ट करना। तो ये है। तो इस तरीके से देखिए, अगर कोई बच्चा जो है जो एबल है, विलिंग है, तो उसकी हाई परफॉर्मेंस हो जाएगी। और ये बीच वाले हैं कि एक चीज आती है एक चीज नहीं है, तो ये मॉडरेट परफॉर्मेंस में आएंगे, और दोनों ही चीज नहीं है तो वो लोअर परफॉर्मेंस होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन कहता है कि अगर बच्चा एबल हो और अनविलिंग हो, अब कौन सा बात आता है कि एबल हो और अनविलिंग हो, तो वहां पे कैसा होगा, पार्टिसिपेटिंग, सपोर्टिंग और सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए उसको। ठीक है। अब पढ़ते हैं, असाइन दी चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग टास्क कब होगा, जब एबल भी हो और विलिंग दोनों हो। ठीक है। इन्वॉल्विंग इन दी टास्क एंड प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट, ये है हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात होती है एबल है बट अनविलिंग है। अगर उसका सोशो कल्चर, उसके फ्रेंड्स ग्रुप ऐसे बन जाएंगे तो वो करने लग जाएगा काम। सो हमारा आंसर तो ये होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग एंड गाइड क्लोज सुपरविजन। मॉनिटर करना है, गाइड करना है, क्लोज सुपरविजन करना है। क्लोज सुपरविजन का मतलब क्या है कि ना तो वो अनेबल है और मतलब वो तो जो है मतलब एबल भी नहीं है, तो यानी कि वो अनेबल है और अनविलिंग भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में कौन सी चीज आएगी, ये आपको बताना है। तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, एनी बिहेवियर एट्रीब्यूट और पर्सनालिटी ट्रेट अ पर्सन माइट हैव सच एज नॉलेज, स्किल सेट which can help determine how successful he or she will be at the job they are applying for। तो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई किए हैं उस जॉब के लिए आपको कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है। ठीक है। जैसे टीचिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी सब्जेक्ट नॉलेज है, कैसी स्किल है, ये होता है आपका बिहेवियर कॉम्पिटेंसी। तो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी encompasses द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एक्शंस एंड डिस्टिंग्विशेस द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप कितनी एक्सीलेंसी है परफॉर्मेंस में, ये है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी। तो सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, ये बिहेवियरल नहीं आएगा। ठीक है। प्लानिंग एंड टीचिंग, जैसे टीचर के लिए क्या होगा कि वो प्लान कितना अच्छा करता है और कितना अच्छे से उसको मतलब परफॉर्म भी कर रहा है, टीच भी कर रहा है ना, परफॉर्म भी कर रहा है। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, तो ये भी आपका बिहेवियर कॉम्पिटेंसी का ही पार्ट होगा। इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक, ये भी आपके बिहेवियर, मतलब ये टीचिंग का ही टास्क है ना, कि जो टीचिंग, अगर आप जॉब जो है टीचिंग के लिए अप्लाई किया है तो टीचिंग की जो भी चीजें आएंगी, जो मेन काम होता है टीचर का, वो सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी। ठीक है। सो BCD होना चाहिए, BCD आपका ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, in the classroom assessment a teacher find that distribution of the student score is positively skewed है। ठीक है। hence the mean of score will be greater than median, यानी कि कहता है कि मीन जो है the mean of the score will be greater than median, okay, and median will be greater than mod and median will be greater than mod। ये कहना चाह रहा है कि मीन है वो सबसे बड़ा, फिर मीडियन और फिर मॉड आता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें मैंने हम आपको बताया था कि जो नॉर्मल कर्व था वो पॉजिटिवली स्क्यूड था। तो अब हम इसमें भी उसी तरीके से समझाते हैं आपको। देखिए पहले तो आपको ये पता होगा कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, अब यहाँ पर क्या कहता है कि इस साइड जो होते हैं, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मार्क्स होते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो पीक आता है, ये पीक होता है आपका मॉड, पीक से पता चलता है मॉड। ठीक है। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वहां पर मीन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू मीडियन, ये तीनों ही एक के ऊपर एक होते हैं, कोलैप्स करते हैं, यानी कि एक ही जगह होते हैं।
सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सारी बातें सेम होती है, बट अगर यही कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाए या निगेटिवली स्क्यूड हो जाए तो जो मीन मीडियन मॉड है वो अलग अलग जगह पर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जहां पर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसमें क्या होता है कि जो मॉड है वो पहले आ जाता है। ठीक है, उसका पीक जो है, पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ही यही होता है कि जो टेल है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टेल जो है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है ज्यादा, और जो पीक है वो पहले आ गया है। तो जो पीक होता है वो क्या होता है, वो मॉड होता है। वो हमने आपको बताया कि जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉड होता है। अब आपने देखा कि मॉड पहले आ गया, यानी कि यहाँ पे आप नंबर लाइन पर देखेंगे, अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर 0 है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 पे ही मॉड आ गया। ठीक है, 5 6 पे मीडियन आया, 7 8 पे मीन आता। तो आप ये तो पता है कि 4 इज लेसर देन 7 और 6 और फिर यहाँ पर 8। तो ये क्या है, ये हमारा मीन है और मीन हमारा बड़ा आ रहा है। मीन बड़ा आ रहा है कौन सी सिचुएशन में, जब राइटवर्ड शिफ्ट है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, जब वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उस सिचुएशन में मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा और फिर मॉड होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही कह रहा है। देखिए इसी सेम टॉपिक से आपके क्वेश्चन में, देखिए कॉन्सेप्ट सेम है बट क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है, बट टॉपिक सेम है। सो आप देखिए कि एक ही टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो आप ध्यान से इसको समझ लीजिए यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट सही कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर इज फाउंड टू बी नॉर्मल, ऑल थ्री आर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इन कोइंसाइडेड। तो ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, इसमें होता क्या है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें मीन मीडियन और मॉड तीनों एक के ऊपर एक होते हैं, इसी को कोइंसाइड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 2 भी आपका सही कह रहा है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एक के ऊपर एक होंगे, मीन मीडियन मॉड सब सेम होंगे। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग लर्निंग सिस्टम to be effective must be carefully planned, adequately implemented and appropriately evaluated। तो ये असर्शन तो देखिए सही कह रहा है कि टीचिंग तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है जहां पर हम पूरी प्लानिंग के साथ चीजों को करें। ठीक है, पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वहां पर उसको बच्चों के जो भी मार्क्स है, जो भी चीजें आ रही है, प्रॉपर इवेल्युएट किया जाए। तो ये होता है कंप्लीट सिस्टम टीचिंग का। नेक्स्ट कहता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। जो एक अच्छी टीचिंग है वो रिक्वायर्ड करती है ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, हर लेवल के एजुकेशन के लिए। तो ये बात भी एकदम सही कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये एक्सप्लेनेशन इसी बात का है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि ये भी आपकी लर्निंग से ही रिलेटेड बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हाँ अगर हायर लेवल की ही लर्निंग होती है। तो दोनों सही कह रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ द टीचिंग इज व्यूड एज कॉन्टिनम। टीचिंग को अगर कॉन्टिनम की तरह लेते हैं, मतलब टीचिंग के कॉन्टिनम की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडली इन्वॉल्व इन गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। ठीक है, तो टीचिंग कॉन्टिनम होता है, कॉन्टिनम के अंदर आपके 4 टर्म आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, ये चारों वर्ड जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इन चारों टर्म को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए इन चारों टर्म को 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया कि ट्रेनिंग और कंडीशनिंग होता है हमारा, उसके अंदर ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग होगी। ठीक है, ट्रेनिंग और कंडीशनिंग के थ्रू हम बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। ना अगर उसके बिलीव, यानी कि जो उसका बिलीव सिस्टम है या उसकी जो नॉलेज है या बिलीव सिस्टम में बदलाव लाना है, तो इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन से आप चेंजेस ला सकते हैं। कंडीशनिंग का मेन विद द हेल्प ऑफ कंडीशनिंग हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं या हैबिट में चेंज ला सकते हैं। कंडीशनिंग इज डन बाय रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्वायर्ड। देखिए आपने बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी, वहां पर क्या था कि एक ही टास्क को अगर हम बार बार कराने लगते हैं तो बच्चा वो चीज सीख जाता है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ टास्क होता है। तो यानी कि कंडीशनिंग में क्या कहा गया कि एक ही चीज को अगर हम बार बार करवाएंगे तो वो बच्चा सीख जाएगा
उसके वो बिहेवियर में वो चीज आ जाएगी। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक का कोई काम करता हो तो उसको बार बार करवा के देखा गया कि ऐसे ऐसे करो तो वो कर लेगा, तो एक तरीके से उसके बिहेवियर में आ गया, अब वो इलेक्ट्रिशियन बन गया, अब वो उस काम को इजिली कर सकता है। तो इन कंडीशनिंग द करिकुलम इज फिक्स्ड, कंडीशनिंग में आपका जो करिकुलम होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। इवैल्यूएशन इन कंडीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट। इसमें जो इवैल्यूएशन होगा वो उसकी हैबिट से किया जाएगा कि उसके अंदर कैसी हैबिट बदली या कैसा बिहेवियर में चेंज आया। कंडीशनिंग इज कंसीडर्ड विद द लोएस्ट लेवल एंड एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जो कंडीशनिंग है वो क्या होती है, वो लोएस्ट लेवल में आती है और पूरे प्रोसेस, टीचिंग के पूरे प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्किल। ट्रेनिंग जैसे कि कार चलाना सीखना, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। जब भी एम्प्लॉयज किसी बैंक में जैसे किसी की जॉब लगती है तो भी वो ट्रेनिंग पीरियड पे जाता है। इवन टीचिंग में भी आप देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी वाले टीचर होते हैं वो भी ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्किल वगैरह उनको वहां पे वो गेन करते हैं। ट्रेनिंग हेल्प द मास्टरी ऑफ द स्किल। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि मास्टरी होती है, यानी कि उनको पहले से चीजें आती हैं, बस पॉलिश की जाती है, तो मास्टरी हो जाती है उस चीज में। स्ट्रेंथ इन द स्किल, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स, जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ट्रेनिंग डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ड्रिल किया जाता है एंड हेल्प्स द लर्न एंड स्किल। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि ट्रेनिंग क्या है और कंडीशनिंग क्या है, और इन दोनों से क्या होता है, बिहेवियर में बदलाव आता है। अब आती है बात की इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इसे भी समझ लीजिए। ये बार बार ये चीजें वर्ड आती हैं, इसको आप यहीं पे समझ लीजिए क्योंकि फिर आप बार बार कंफ्यूज होंगे। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे इंस्ट्रक्शन में हुआ कि क्लास में अगर सपोज उसकी कोई बच्चा है तो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि क्वेश्चन जब लिखा होता है, जैसे आपके सामने जब आप पेपर देने जाते होंगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि डू एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 7, मतलब 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको लॉन्ग वाला क्वेश्चन लिखना होता है तो उसको लिखा होता है कि हाँ आपको 300 वर्ड्स में इसके आंसर को लिखने हैं या 500 वर्ड में अपने आंसर को लिखने हैं, तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास के अंदर ही होता है। तो इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज जो होगा एक फॉर्मल वे में होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। फॉर्मल वे हो गया ना, जैसे कि 7 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन करनी है तो आप 5 ही करके आओगे ना, 7 तो नहीं करोगे, तो ये हो गया फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, इट इज गिवन बाय द टीचर एंड रिसीव बाय द स्टूडेंट फॉर्मली। तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे मिल गया कि इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि गिवन बाय टीचर एंड रिसीव बाय स्टूडेंट फॉर्मली, जैसा टीचर ने कहा बिल्कुल वैसा ही करना होगा। इंस्ट्रक्शन मीन्स इम्पार्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। इंस्ट्रक्शन इज जनरली कंफर्म इन द क्लासरूम। अब आती है बारी इंडोक्ट्रिनेशन, ये वर्ड क्या होता है, तो इंडोक्ट्रिनेशन में होता क्या है, जैसे बिलीफ सिस्टम में चेंज लाना। जैसे कि अब आप देखते होंगे कि कोई किसी गुरु को, आजकल लोग गुरु को बहुत फॉलो करते हैं, जैसे कोई सदगुरु को फॉलो कर रहा है, कोई मतलब किसी की बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना, जैसा वो करता है वैसे ही करने की कोशिश करना। किसी का जो हम उसको रोज सुनते हैं देखते हैं तो हमारे भी बिलीव में, हमारी भी थॉट्स में वो सारी चीजें आने लगती हैं, तो हम उस चीज को मानने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोला गया बिलीफ सिस्टम, ठीक है। बिलीफ सिस्टम में चेंज लाना। तो इंडोक्ट्रिनेशन पोजेस द बिलीफ देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर जबरदस्ती एक ही चीज समझ लीजिए दिमाग में घुसाई जाती है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। देयर इज नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए यहाँ पर फ्रीडम नहीं होती है, जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर बहुत ही रिजिड यहाँ पर जो होता है इंडोक्ट्रिनेशन में, नहीं पर्टिकुलर ऐसे ही करना है, तो ये होता है इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर गिव एंड टेक वाला बताया किसमें होगा, जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, यानी कि 500 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, फटाफट सभी बच्चे लिखो, तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the what is the correct sequence from lower to higher indicating the learning outcome related to effective domain। तो देखिए हमने 3 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 डोमेन होते हैं। cognitive which is related to mind, affective which is related to heart and psychomotor which is related to hand। बताया भी था कैसे याद करना है। साइकोमोटर मतलब जैसे मोटर गाड़ी चलाते हैं तो हाथ से ही चलाएंगे, कॉग्निटिव हमेशा माइंड से रिलेटेड होगा, तो अफेक्ट का कहते नहीं कोई बात, ये बात मुझे अफेक्ट कर गई, तो क्या हुआ, हार्ट से रिलेटेड हो गया,
ठीक है, तो ये 3 चीजें होंगी। अब आगे समझते हैं। तो ये जो अफेक्टिव डोमेन है हमारा, जो हर्ट से रिलेटेड होता है, इसमें एक शॉर्टकट था ना R² VOC, ये आता है आपका R² VOC। ठीक है, अच्छा एक आपको मैंने बताया था IM-PAN, ठीक है, ये था, ये कौन से कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों में से कौन से डोमेन से रिलेट करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए आप रिवीजन साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो R² VOC, R VOC, ठीक है, रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइजेशन। इसको प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको सब्जेक्ट वाले क्लास में कराया था। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में जाके वहां पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे R² VOC के फॉर्म में। ठीक है, तो B और E तो यहाँ पे आ जाएगा। अब R², सबसे पहले क्या करेंगे, आप नॉलेज को रिसीव करेंगे, फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो A पहले आएगा और फिर C आएगा, तो ACBDE, ACBDE ऑप्शन बी में है। सो आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23rd क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप एम्प्लॉय द कंपोनेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो किसी बच्चे की जो एबिलिटी है, क्या ये कॉम्बिनेशन है नॉलेज, स्किल और उसके एक्सपीरियंस का। इस क्वेश्चन को बताना है कि ये सही है या गलत है। तो बहुत ध्यान से समझिए कि देखिए जो स्किल, एबिलिटी और नॉलेज है, बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस होता है बेसिकली, मतलब क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो बट फिर भी थोड़ा सा समझते हैं। तो स्किल का मतलब क्या हुआ, कोई स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, हम उस पर कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर बार बार प्रैक्टिस करके। तो स्किल का मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, इसके बारे में नॉलेज गेन करते जाएंगे और उस पर आप काम करते जाएंगे तो वो स्किल बन जाएगी। स्किल कैन बी डेवलप एंड इम्प्रूव ओवर अ टाइम। बट अब बात आती है एबिलिटी की। तो एबिलिटी नेचुरल होती है, ठीक है, इनबिल्ट होती है। और अगर सिंपल वर्ड में समझे तो एबिलिटी जो है नेचुरल है, स्किल है लर्न बिहेवियर है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एबिलिटी होती है वो मतलब आप जैसे कोई चीज को एक्सपीरियंस जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर करते करते आपकी ऑटोमेटिक उस चीज में जब एबिलिटी बन जाए, करते करते अपने आप जब एबल हो जाते हैं तो उसको एबिलिटी कहते हैं। जैसे इसको समझिए, भरतनाट्यम जैसे कि समझिए कि डांसर्स आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग तो बहुत ही एक्सीलेंट वर्क कर जाते हैं। तो जो डांस क्लास जा रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रैक्टिस करते करते हो सकता है कि उनका जो मतलब जो नेचुरल चीज है कि हाँ उनको वो डांस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके नेचुरल हाथ बहुत अच्छे से चलता है, पैर बहुत अच्छे से चलता है। तो वहां पे क्या हुआ कि वो अब उनके अंदर वो एबिलिटी भी आ गई, दे कैन परफॉर्म ऑन एनी, किसी रियलिटी शो में या कहीं पे भी जाके वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो वहां से आता है जब उसके अंदर स्किल हो जाए और एबिलिटी भी हो काम करने की, तो वो कहते हैं। और वो होगा कैसे, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। जब उस एरिया में, उस क्षेत्र में जब डायरेक्शनल आपको नॉलेज मिलेगी तभी वो चीज आपके अंदर डेवलप होगी। तो एन एबिलिटी इज ऑल्सो इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल स्किल। डायरेक्शनल साइड में जब आपकी स्किल होगी तो उसके बारे में जब नॉलेज मिलेगी तो वो चीज भी डेवलप एबल हो जाएगा बच्चा। सो स्टेटमेंट 1 सही कह रहा है कि जो है ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है, एबिलिटी, नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस से ही आती है। नेक्स्ट है विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एम्प्लॉय कंपोनेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। जो विलिंगनेस है किसी बच्चे का, यानी कि काम करने में किसी का मतलब वो करना चाहता है, किसी की इच्छा है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ग्रुप का। द कंपोनेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। तो देखिए विलिंगनेस का मतलब हुई इच्छा। अच्छा, कमिटमेंट क्या होता है, जैसे कि अब आप देखिए अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो पहले तो हो गई आपकी ये विलिंगनेस, ठीक है। अब कमिटमेंट क्या हुआ कि आप डेली उस पर डेली मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका कमिटमेंट। मोटिवेशन, जिस वजह से मतलब आपको मोटिवेट, कोई भी चीज आपको मोटिवेट कर सकती हो सकता है कि आपको मतलब एज अ वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत अच्छा लगता है, सैलरी बहुत सही लगती है, या कोई भी चीज जो भी चीज आपको मिलेगी उसको करने के बाद, हो सकता है आपको पढ़ाने के बाद जब बच्चे सीख जाए तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है।
दैट कैन बी एनीथिंग। तो अगर उससे आपको मोटिवेशन आ रहा है तो वो हो गया कि मतलब वो चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो विलिंगनेस ऑफ अ स्टूडेंट जो डिपेंड करता है इज द कंपोनेंट ऑफ उसका कॉन्फिडेंस, उसकी कमिटमेंट और उसका मोटिवेशन। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब दोनों ही में ऐसा आ गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये मैं सोच रही एग्जाम में सारे आप बोथ स्टेटमेंट करेक्ट करके आने हैं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझिए हर एक चीज। कोई भी क्वेश्चन देखिए बिना समझे तो मैं कराती नहीं हूँ, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं और तभी टिक करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है और यहाँ पे मैच करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसने भी थोड़ा भी मैनेजमेंट पढ़ा होगा उसको ये चीज बहुत आसान लगेगी। तो यहाँ पर वर्ड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो समझ लेते हैं। देखिए प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी काम को करने जाते हैं तो आप उसके लिए प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर गोल के लिए आप प्लान करते हैं ना। जैसे JRF है तो उसके लिए आप प्लान करे होंगे कि हाँ ठीक है, ये वाला अटेम्प्ट मुझे देना है, इतनी ड्यूरेशन में मैं पढ़ाई करूंगा और फिर मैं इस एग्जाम को दूंगी और उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया प्लान आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इन्वॉल्व सेटिंग अ गोल। यहाँ पर कोई ना कोई गोल होगा या फिर कोई ऑब्जेक्टिव होगा, सो विच इज रिलेटेड टू प्लानिंग। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे घर को ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ, जो सामान जहां पर होना चाहिए उस जगह पे रख दो, तो वो हो गया ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो पढ़ते स्टेटमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व द फीडबैक रिजल्ट, इट इन्वॉल्व द एंगेजमेंट टास्क, इट इन्वॉल्व द ब्रिंग टुगेदर रिसोर्सेज एंड पीपल। मतलब जो जगह जहां पर जिसकी होनी चाहिए उसको वहां पे पहुंचा दो है। मोटिवेटिंग, मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन का मतलब हुआ कि आप JRF के लिए मोटिवेट हैं किसी काम के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप उस चीज में इन्वॉल्व रहोगे, इंगेज रखोगे अपने आप को। मोटिवेट हो तो आप उसके लिए काम करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में होता क्या है, प्लान करते हैं तो प्लान जो होता है वो हमारा उसको मैंने देखा, जैसे प्लान किया कि हाँ 3 वीक में इतना काम करना है, 3 वीक में 3 यूनिट या 4 यूनिट, 3 यूनिट खत्म करनी है। अब ये आपका प्लान था। फिर आप जो 1 यूनिट के बाद देखोगे कि अच्छा 1 वीक बाद आप चेक करोगे कि आपका 1 यूनिट फिनिश हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, मतलब आप उसको ठीक कर रहे हो। तो जब आप जो चेक कर रहे हो कि 1 यूनिट आपका खत्म हुआ 1 वीक में, नहीं हुआ, ये क्या है, ये है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो टास्क को इट इन्वॉल्व द फीडबैक रिजल्ट एंड फॉलो अप, कंपेयर द अकम्प्लिशमेंट। कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग हम सही चल रहे हैं, क्या चीजें हमारी सब सही हो रही हैं। तो ये होता है कंट्रोलिंग। सो डी का हो जाए, डी का होगा 1, सी का 2, बी वुड बी 3 एंड 4 का ए का 4। आंसर ए हो जाएगा। So this is the last question of this video. देखते हैं क्या है। The use of ICT has great potential to optimize learning outcome. बिल्कुल सही बात कह रहा है, जो assertion है सही कह रहा है। ICT का मतलब क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रोजेक्टर, इन चीजों का यूज करके बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ऑप्टिमाइज मतलब कि लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ICT प्रमोट स्कोप ऑफ for variety, flexibility, attractiveness in the light of the above two statement, choose the correct option. तो यानी कि ये बात भी सही कह रहा है कि जब ICT का यूज करते हैं तो जो टीचिंग में हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, थोड़े वेरिएशंस ला सकते हैं। यानी कि जो चीजें हैं जो केवल बच्चों को इमेजिन करना होता था वो अब उनके सामने भी लाके उनको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अट्रैक्टिवनेस होगी। सो ये भी सही है। अब देखिए दोनों ही क्या सही एक्सप्लेनेशन है, तो यस दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका जो आर है, जो रीजन है वो भी सही है। सो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पर काफी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखिए और आप टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको मैं क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी चैनल का, और आप वहाँ पे अपने कमेंट, आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी भेज सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।